हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी सरकारी डर्मेटोलॉजिस्ट, असली एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं पिगमेंटेशन के बारे में। मुझे पता है पिगमेंटेशन एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है। इनफैक्ट हम लोग ये बात करते हैं कि स्किन ओपीडी में एटीएम से ही 80% पेशेंट आते हैं। एटीएम मतलब कि एक्ने, टेनिया और मिलाज़्मा। ये कॉमन जोक होता है डर्मेटोलॉजिस्ट का, तो मैं समझ सकती हूँ कि मिलाज़्मा मतलब कि छाइयाँ, पिगमेंटेशन, है ना? कि पिगमेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कितनी कॉमन चीज़ है, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते होंगे। इसलिए आज का टॉपिक मैंने रखा है पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन के बारे में जो मुझे लगता है कॉमन चीज़ें हैं, मैं वो बताने की कोशिश करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में हो, जो आप लोगों को समझ आए और कुछ एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स इससे आपके ज़हन में याद रह जाएँ कि हमें पिगमेंटेशन है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक पिगमेंटेशन। देखिए, पिगमेंटेशन बहुत अलग-अलग तरह की होती है, पर सबसे कॉमन 2 टाइप की पिगमेंटेशन है। एक है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि कोई भी स्किन में प्रॉब्लम हुई उसके बाद जो दाग छूट गए, जैसे कि पिंपल्स होने के बाद दाग छूट जाते हैं, जैसे कि छोटा मोटा कोई बर्न हुआ तो दाग छूट जाते हैं, जैसे कि इवन मच्छर ने काटा छोटे बच्चों को तो दाग छूट जाते हैं, कोई कीड़ा काट गया तो दाग छूट गया, कोई चोट लगी तो दाग छूट गया। तो ये सारा जो निशान है उसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं। और ये एक ऐसी टाइप की पिगमेंटेशन है जो हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। हर कोई, हर इंसान को कभी ना कभी चोट लगने की वजह से वो पिगमेंटेशन आता है। पर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में अच्छी बात ये है कि वो अपने आप टाइम के साथ लाइट हो जाता है। तो कुछ लोगों को अगर फेस पे किसी कारण से ऐसा हो गया है, या पिंपल के मार्क्स हैं या कुछ और है, तो उसकी वजह से कुछ लोग इस चीज़ के लिए भी ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। और ट्रीटमेंट से ये चीज़ थोड़ा जल्दी चले जाता है। आप ट्रीटमेंट नहीं भी करेंगे तो भी धीरे-धीरे विद टाइम ये फेड हो ही जाएगा। अब आता है दूसरे टाइप का पिगमेंटेशन। जो पिगमेंटेशन आम तौर पे आजकल सब लोग, अलग-अलग ब्रांड्स है ना, अलग-अलग ऐप्स बन रहे हैं पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स बोल रहे हैं कि हम है ना पिगमेंटेशन के लिए क्रीम्स दे रहे हैं, और लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या कुछ लोग सही तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो है छाइयाँ, है ना? वो पिगमेंटेशन है छाइयाँ। तो छाइयों को कुछ लोग झाई भी बोलते हैं, कुछ लोग छाया भी बोलते हैं। मेडिकल टर्म्स में इसको हम मिलाज़्मा बोलते हैं। वो पिगमेंटेशन जो कॉमनली फेस पर होता है। मैक्सिमम लोगों को मिलाज़्मा फेस पर ही होता है, छाइयाँ चेहरे पर ही होती हैं ज़्यादातर लोगों को। यहाँ चीक्स पर होना सबसे ज़्यादा कॉमन है, नोज़ पर होना, कुछ लोगों को माथे पर भी आता है, कुछ लोगों को यहाँ लिप के ऊपर भी आता है, और कुछ लोगों को यहाँ साइड में आता है। पर बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फेशियल मिलाज़्मा भी होता है, मतलब कि चेहरे के अलावा बाकी बॉडी पर भी छाइयाँ आती हैं। ऐसी छाइयाँ मैंने गर्दन पर देखी हैं, कान पर देखी हैं, चेस्ट में ऊपर इस एरिया में देखी हैं, और फोर आर्म्स में भी, यानी कि इस एरिया में भी हमने छाइयाँ देखी हैं। तो ट्रीटमेंट सेम ही रहता है। मुझे पता है आप सब लोग ट्रीटमेंट के लिए ही इंटरेस्टेड हैं, शायद इसीलिए वीडियो देख रहे हैं। हम ट्रीटमेंट पर भी ज़रूर आएँगे, पर ट्रस्ट मी, जब तक आप समझ नहीं पाएँगे अपनी पिगमेंटेशन को, तब तक आप उसका सही इलाज भी नहीं करवा पाएँगे। तो पहले हम जानते हैं कि ये छाइयाँ आखिर होती क्यों हैं। देखिए, छाइयाँ होने के बहुत सारे कारण हैं, और आप सब लोग जानते ही होंगे कि सबसे कॉमन कारण है प्रेगनेंसी, है ना? जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसको छाइयाँ आ जाती हैं, बाद में बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी छाइयाँ चेहरे पर रह जाती हैं। तो प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन कारण है छाइयाँ होने का। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो हार्मोनल मेडिसिन्स लेते हैं, चाहे वो
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, चाहे वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है मेनोपॉज के लिए, या किसी और कारण से वो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी छाइयाँ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे छाइयाँ होती हैं, जैसे कि मिर्गी के लिए दिए जाने वाले इलाज में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, उसमें भी छाइयाँ होने का रिस्क होता है। यहाँ तक कि तो बीपी कम करने के लिए भी कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं और कुछ तो ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हैं, ठीक है? जो आप बिना सोचे-समझे केमिस्ट के कहने पर खा लेते हैं, है ना? जिनसे कि पिगमेंटेशन हो सकता है, जिससे कि छाइयाँ आ सकती हैं। तो पहला कारण हुआ प्रेगनेंसी, दूसरा कारण हुआ कुछ दवाइयाँ, जिनके कारण आपको प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी नहीं भी है, इवन मेल लोगों में भी, है ना, आदमियों में भी छाइयाँ आ सकती हैं। इसके अलावा और क्या कॉमन कारण है? इसके अलावा एक कारण है जो सब पे लागू होता है, वो है सन एक्सपोज़र। धूप के कारण छाइयाँ होती हैं। जिन लोगों को प्रेगनेंसी में छाइयाँ नहीं हुई, बाद में हुई, या कुछ तो अनमैरिड गर्ल्स भी आती हैं जिनको छाइयाँ हो रही हैं, तो वो कॉमन कारण सन एक्सपोज़र होता है। धूप लगने के कारण छाइयाँ होती हैं और जिन लोगों को छाइयाँ हैं, उनको धूप लगने की वजह से छाइयाँ और बढ़ती हैं, उनकी छाइयाँ डार्क हो जाती हैं। अगर आपको छाइयाँ हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि सर्दी के मौसम में आपकी छाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दी में आप धूप सेकने के लिए बैठते हैं और इस वजह से आपकी छाइयाँ बढ़ जाती है। और जब गर्मी में तेज़ धूप पड़ती है, आप धूप को अवॉइड करते हैं, धूप के टाइम आप घर के अंदर रहने की कोशिश करते हैं, तो छाइयाँ थोड़ी-सी हल्की हो जाती हैं। तो छाइयों का सबसे बड़ा कारण, है ना, प्रेगनेंसी से भी बड़ा कारण है सन एक्सपोज़र। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, वो है जेनेटिक्स। अगर आपके मदर या फादर को छाइयाँ हैं, तो आपको छाइयाँ होने का रिस्क बाकी जनरल पॉपुलेशन से, जिन लोगों की फैमिली में छाइयाँ नहीं हैं, ज़्यादा है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सन एक्सपोज़र को रोकना बहुत मुश्किल है, जेनेटिक्स को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो एट लीस्ट जिन चीज़ों से हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको तो करने की कोशिश करनी है हमें। ट्रीटमेंट में मैं आपको प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस सब चीज़ों के बारे में बताऊँगी, ठीक है? फिलहाल हम जान रहे हैं कि छाइयाँ क्यों होती हैं, और कभी-कभी क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी से भी छाइयाँ होती हैं। और क्या कारण होता है, थायराइड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज़्म है, मतलब कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो वो ऊपर से थायराइड का मेडिसिन लेते हैं, थायरोनॉर्म या फिर इस टाइप की थायरॉक्सिन की आप जो टैबलेट्स खाते हैं, उन लोगों में भी मिलाज़्मा यानी कि छाइयाँ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और जैसे कि हर बीमारी के साथ है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से भी छाइयाँ बढ़ती हैं। तो ये कुछ कारण हुए कि छाइयाँ क्यों होती हैं, किन लोगों को होती हैं। तो ये कुछ कारण हैं। छाइयों के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लगभग 10% लोगों में, जिन लोगों को छाइयाँ हैं, उनमें से 10% लोगों को ट्रांजिएंट मिलाज़्मा होता है। ट्रांजिएंट मतलब कि थोड़े टाइम के लिए रहने वाला, जिनका मिलाज़्मा नेचुरली 1 साल से पहले-पहले खत्म हो जाता है और दोबारा नहीं आता है। इसी कारण आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हो जो बोलते हैं, मुझे ऐसी छाइयाँ हुई थी, मैंने तो ये लगाया, इससे ठीक हो गया, फिर कभी नहीं आया। मुझे तो ऐसी छाई हुई थी, मैंने ये वाली गोली खाई, तो उसके बाद मुझे छाइयाँ कभी नहीं आई। ठीक है? तो वो वही लोग हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि किसी है ना, किसी की बताई हुई किसी क्रीम से या कुछ टैबलेट खाने से या कुछ भी नहीं करने से, है ना, कुछ पूजा-पाठ करने से, है ना, तो उनका छाइयाँ ठीक हो गई, क्योंकि उनको ट्रांजिएंट मिलाज़्मा था। बाकी बचे हुए 90% लोग जिनको मिलाज़्मा यानी कि छाइयाँ हैं, उनको पर्सिस्टेंट मिलाज़्मा होता है। पर्सिस्टेंट मतलब रहने वाला, लगातार रहने वाला। देखो, जैसे शुगर है, बीपी है, ये क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ है ना, जब इनकी दवाई आपको लगती है, किसी कारण से, भगवान करे नहीं लगे, पर जिन भी लोगों को लगी है, उनको, ज़्यादातर लोगों को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल चेंजेस नहीं किए हैं, उनको, ज़्यादातर लोगों को क्रॉनिकली मेडिसिन लेना पड़ता है ना? मतलब लंबे टाइम तक मेडिसिन लेना ही पड़ता है और अगर वो अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो मेडिसिन बढ़ती चली जाती है।
मिलाज्मा भी कुछ उसी टाइप का एक क्रॉनिक डिजीज है जिसका जो इलाज है वो काफी लंबा चलता है, और इलाज होने के बाद में कुछ मेंटेनेंस आपको लाइफ लॉन्ग ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जब भी वो ध्यान रखना छोड़ देंगे तो छाइयाँ वापस आ सकती हैं। तो वो 90% लोग जिनको परसिस्टेंट मिलाज्मा है वो बहुत कुछ ट्राई करते हैं छाइयाँ ठीक करने के लिए, बहुत सारे घरेलू इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास, है ना, कभी एलोपैथी से ट्रीटमेंट कराते हैं, कभी आयुर्वेदिक से कराते हैं, लेजर्स, बहुत कुछ कराते हैं। पर एक बात समझ नहीं पाते हैं कि वो जो छाइयाँ है ना, उसका ट्रीटमेंट आप सिर्फ खुद ही कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि आपको वो छाइयाँ क्यों है, आप उसका सही इलाज लेंगे, और ट्रीटमेंट पूरा होगा जब आपका एक ही डॉक्टर के पास में, है ना। बार बार डॉक्टर बदलने से क्या होता है, आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप से शुरू हो जाता है सब कुछ। तो जो आपके पास के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं आपके पास के डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं, और नहीं तो जो भी आपके पास के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, प्लीज उनके पास जाकर और लगातार इसका इलाज आप कराइए। तो परसिस्टेंट मिलाज्मा में आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा, और बहुत लोगों के अगर अच्छा मेंटेनेंस करते हैं तो फिर छाइयाँ कभी नजर भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये सब तो हुआ मिलाज्मा के बारे में। हमने क्या डिस्कस किया अभी तक कि फर्स्ट स्टेप वाज कि मिलाज्मा क्यों होता है, छाइयाँ क्यों होती हैं, क्या कारण है, और दूसरा ये कि मिलाज्मा के दो टाइप हैं, ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट। ट्रांजिएंट वाले जो ठीक हो जाएगा, बट परसिस्टेंट वाला जो रह जाएगा और जिसे इलाज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है।